नमस्कार साथियों। आज बहुत दिनों बाद में हम अपना वेबिनार कर रहे हैं। कुछ कारणों के कारण, कुछ धर्मशाला का जो इशू चल रहा है उसके कारण हम काफ़ी व्यस्त थे, इसके कारण हम कर नहीं पाए। तो नई अपडेट धर्मशाला के लिए क्या है, क्या नहीं है, लोगों के बहुत सारे सवाल थे। भई किस हिसाब से ये तदर समिति बनी है, ये इलेक्शन कैसे कराएगी, इसका प्रारूप क्या है, संरचना कैसी है, आगे की इसकी प्लानिंग क्या है। तो इसके कुछ कुछ एक पहलू थे जिनकी जानकारी देने के लिए हम सब आज इकट्ठा हुए थे। तो समस्त जो पदाधिकारी हैं, जो मेन पदाधिकारी हैं, उनको हमने आज उनसे टाइम लिया और उनको कहा भी जिनकर समाज बंधुओं को आज की ये इन्फॉर्मेशन दी जाए भी अब किस हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं जो आज के हमारे गेस्ट हैं, श्री ताराचंद जी बागड़ी जो तथर्थ समिति के अध्यक्ष हैं। फिर हमारे 1 मिनट दर्शन तो करा दो भी। जी जी अरे जी। सुने। तो उसके साथ में हमारे साथ में हैं जी नारायण सिंह जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बीएसीएस, ये हमारे कैशियर हैं जी। देन उसके बाद में हमारे पंवार साहब हैं, इनके तो आप मोहताज है ही नहीं किसी चीज़ के। पंवार साहब हमारे इस सदर समिति के जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद में सीएल चितारा जी, ये इस समिति के सेक्रेटरी हैं। अ, अशोक जी, अशोक दालिया जी इस समिति के प्रचार सचिव हैं। एंड फिर रतन जी हैं। रतन जी बढ़िया अ, लीड दे दे एक बारी। रतन जी अभी आपके साथ में होंगे बिकॉज इसमें 6 ही लोग आ सकते हैं। मोबाइल रतन जी धीरे धीरे आते और जाते रहेंगे, और जैसे मैं अभी निकल जाऊंगा तो बाकी लोग आते रहेंगे। तो रतन जी हमारे उप सचिव हैं। तो इसी बात से शुरुआत करते हुए मैं नारायण जी से और चितारा जी से शुरुआत करूंगा। अभी मैं नारायण जी से शुरुआत करूंगा। अभी लोगों के मन में शंका थे ये किस हिसाब से बनी है, कैसे बनी है, क्या इसका रोल है। तो मैं चाहूंगा कि नारायण जी अपनी वाणी से इस चीज का शुरुआत करें। जी नारायण जी। हाँ, समाज बंधु सबको नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 आ रही है। हाँ, आ रही हाँ। आ रही। जैसा कि आपको पता है कि ये धर्मशाला हमारी जो है धर्मशाला समिति 85 में रजिस्टर्ड हुई थी, और उसके बाद से इसका ना तो कोई इलेक्शन हुआ, ना कोई विधिवत रूप से कोई इसका प्रजातांत्रिक तरीके से कोई संविधान बना। तो इस प्रक्रिया में लगातार एक राम रतन ढालिया जी ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। काफी लोग समय से लोग उसको समझा रहे थे कि भाई आप जो प्रजातंत्रिक तरीके से इसका चुनाव कराइए, नई कार्यकारिणी बने और वो इसका चार्ज संभाले। परंतु उन्होंने किसी की नहीं मानी और वो मनमाने तरीके से 35 साल तक इस पर काबिज रहे। इस समझबूझ की समझाने बुझाने की परिस्थिति के दौरान एक ये स्थिति पैदा हो गई जब वो कहते हैं नहीं मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं। तो एक संघर्ष समिति हमारी बनी जिसमें लीड किया ताराचंद जी ने, और वो जगह जगह पे हमारी जो है समाज में मीटिंग हुई और सब सेमिनार हुए। सबने लोगों ने ये कहा भाई उसको हटना चाहिए, पर वो तब भी नहीं माने। तो आखिरकार एक समिति तदर्थ समिति की गठन हुआ। उसमें ये सब जितनी भी टीम आपके सामने है इनको मनोनीत किया गया है, और ये समिति अब चाहती है कि उसके पारंपरिक तरह से चुनाव हों। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ में मैं आगे कंटिन्यू करवाना चाहूंगा चितारा जी से। सभी जिनगर पूरे देश भर में फैले हुए समस्त जिनगर समाज के बंधुओं, आपको जानकर खुशी होगी कि जो मुद्दा जिनगर धर्मशाला का एक जो हमारे हृदय के अंदर एक कांटे की तरह जो चुभ रहा था कि जो है 35 सालों से एक व्यक्ति जिस संस्था पे कब्जा किया हुआ, समाज की बिना सहमति से और बिना लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव कराए हुए, बिना हिसाब किताब दिए हुए, वो व्यक्ति जो है समाज को ठेंगा दिखाते हुए जो है इस धर्मशाला पे काबिज था।
लेकिन आप सबकी, आम जनता की जागरूकता और मीडिया की हमारे द्वारा चलाए गए अभियान के द्वारा पूरे देश के अंदर एक शानदार पहल हुई, लोगों में जन जागृति आई। जन जागृति आने की वजह से लोगों ने ये बात उठाई कि श्री रामचंद्र जी ढालिया को इस्तीफा देना चाहिए, हिसाब देना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए। तो सारी बातों पे इतना असर हुआ, फिर भी इन्होंने और समाज के अनेक सम्मेलन हुए, जो कोटा में हुए, बीकानेर में हुए, जो है जयपुर में हुए, रोहतक में हुए, सब जगह सम्मेलन हुए, जहां जहां समाज की बैठकें हुई बड़ी बड़ी, उसमें भी इनसे निवेदन किया गया था कि आप इज्जत सहित आप जो है इस्तीफा दे दें और चुनाव करावें। लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और समाज की कोई परवाह नहीं। इस वजह से समाज में भारी रोष था। इस रोष को व्यक्त करते हुए जो सिरसा के अंदर, मतलब रोहतक में हमारे भाई लोगों ने, ताराचंद जी बागड़ी ने और इनकी पूरी टीम, सन्नी वगैरह की टीम ने वहां पर एक बैठक की, जहां पूरे हरियाणा के काफी जिलों के लोग इकट्ठे हुए। इसी प्रकार सिरसा के अंदर बैठक हुई, जहां पर काफी सभी लोग, हरियाणा और आसपास के लोग, पंजाब के लोग आए, इकट्ठे हुए, और ये तय किया गया कि भी इनको अब जाना पड़ेगा। इस प्रकार से फिर हम शासन से इसके ऊपर जो है शासन को हमने भेजा। जो जिनका डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है वहाँ का जयपुर वाला, उसने है, महेंद्र बागड़ी ने है, इन सब लोगों ने एक राज्यपाल को, और हम लोगों ने राज्यपाल से शिकायत की उत्तराखंड सरकार से कि ये व्यक्ति इस प्रकार से अनाधिकृत रूप से जो है कब्जा किए बैठा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और ये चुनाव होने चाहिए। उसका फल हुआ, जब जांच बैठी तो जांच बैठने की वजह से जो है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। और जब फिर हम अभी 5 तारीख हम लोग जो है मिले, जिला कलेक्टर, एक बैठक हमने हरिद्वार में आयोजित की गई। हरिद्वार में बैठक आयोजित करके उसमें भी 4-5 राज्यों से काफी लोग आए, करीब 30-40 लोग आए। उन लोगों ने जो है एक तदर्थ कमेटी का गठन किया और वहाँ एक प्रतिनिधिमंडल जो है वहाँ जो है जिला कलेक्टर से मिला। जिला कलेक्टर से मिलकर उनसे निवेदन किया कि भाई इस प्रकार से ये जो हमारे समाज की जो राष्ट्रीय धरोहर है, इसके ऊपर इसने जो कब्जा किया है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला कलेक्टर ने तत्काल श्री स्वरूप सिंह जी पंवार के नेतृत्व में हम मिले थे और उसके अंदर जो है उन्होंने जो है जांच के आदेश दिए। एसडीएम से जांच का उसका नोटिस गया। उसका असर पड़ा कि उसको जो है इसको जो राम रतन ढालिया को जब सरकारी नोटिस मिला, तब उसने देखा कि अब मेरा बचने के कोई चांस नहीं है, तो उसने मजबूरी में आके जो है इस्तीफा दिया। उसने समाज की परवाह नहीं की, वो कानून का डंडा जब उसके ऊपर चला, जब जाके उसने जो है ये इस्तीफा देने की किया। लेकिन वो इस्तीफे में भी राग रखा, इस्तीफे में भी उसने जो है जो कोई मर्यादा, कोई कानून का पालन नहीं किया। नियम ये कहता है कि कोई संस्था का प्रधान अगर इस त्याग पत्र देता है तो उस त्याग पत्र अपने दूसरे पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महामंत्री या समिति के जो सदस्यों को देता है। लेकिन इसने न तो जो पुरानी समिति से कोई दिया इस्तीफा दिया, न अपनी समिति के किसी पदाधिकारी को इस्तीफा दिया, और उसका जो अध्यक्ष अपने स्वयं से, जैसे जो है डिक्टेटरशिप, तानाशाही रूप से अपने एक जो है कठपुतली जो है रिश्तेदार को, उन्होंने महेंद्र जी ढालिया को जो है अपना अध्यक्ष बना दिया, जो कि संपूर्ण गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है, और जिसको पूरा जिनगर समाज उसको मान्यता नहीं देता है। ये बात सब जब बात हो गई, और हमारी हरिद्वार में जो बैठक हुई, उसी जिनगर धर्मशाला के अंदर, जिस धर्मशाला पे वो कब्जा, उस धर्मशाला के अंदर हमारे जो है सबने सब सर्वमति से श्री ताराचंद जी बागड़ी को प्रधान बनाया, श्री टिकमदास जी को वरिष्ठ उप प्रधान बनाया, श्री जो है महेंद्र बागड़ी को जो है उप प्रधान बनाया, और जो है श्री हमारे श्री एस पवार साहब को महासचिव बनाया, और मेरे को भी सचिव की जिम्मेदारी दी गई। अशोक जी ढालिया को प्रचार सचिव बनाया, रतन जी को सचिव बनाया, नारायण सिंह जी को हमारे कोषाध्यक्ष बनाया। तो आप देखिए एक ये टीम है जो पूरे देश के जो एक्सट्रीम कहना चाहिए आईएएस लेवल के अफसर, ग्रेड 1 लेवल के अफसर, नारायण सिंह जी जैसे वाइस प्रेसिडेंट देते हुए के अफसर, मतलब एक तरफ वो टीम है
जो कि पूरे देश का समाज का क्रीम जिसको कहना चाहिए, वो समाज का नेतृत्व इस समिति का नेतृत्व कर रही है। वो किसी पद की लालसा में नहीं है, वो किसी पद की भूखी नहीं है, वो सिर्फ चाहती है कि समाज का जो इस राष्ट्रीय धरोहर का चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति से हो और उसका जो है अब एक जो है सुरक्षित हाथों के अंदर हम इसको जो है मतदान के द्वारा जो है इसका जो संचालन सौंपते हैं। तो इस प्रकार से हम सिर्फ तदर्थ समिति हैं, हमारा कोई इसमें व्यक्तिगत लाभ नहीं है, न हम पद की दौड़ में हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आप सब जो भी देश की जनता को जो है देश समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है अभी जो 5 और 6 और 7 तारीख को जो हरिद्वार में महासम्मेलन हो रहा है, एक जो हमारा जिनगर समाज का प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है, इसके अंदर हम पूरे देश के लोगों को बुला रहे हैं, प्रतिनिधि बुला रहे हैं और उनसे हमने कैसा संविधान बनाया है, प्रपोज किया है, बनाया नहीं है, प्रपोज किया है, कैसा संविधान प्रपोज किया है, क्या सदस्यता रहेगी, किस प्रकार से उसमें मेंबर बनेंगे, किस प्रकार से वे अध्यक्ष के जिम्मेदार चुनाव होगा, कैसे कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा, क्या क्या उसकी योग्यताएं होगी, किस प्रकार से उसका टर्म होगा, कितना होगा, क्या उसकी सदस्यता शुल्क होगी, कौन कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा, तो सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से आज की चर्चा के अंदर हम आपको समझाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे दूसरे साथी भी जो है अगले दौर में आपको आपकी सारी समाधान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डालिया जी से, अशोक डालिया जी से, कि अशोक डालिया जी चूंकि वो पार्षद भी हैं, समाज के बीच में रहते भी हैं, तो समाज में ये समिति जब से बनी है तो इसमें लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? मतलब एक समाज की एक्सपेक्टेशन होती है कि काफी टाइम बाद में कुछ एक लोकतांत्रिक तरीके से कुछ चीज चल रही है, तो लोगों की क्या उम्मीदें हैं, उसके ऊपर मैं अशोक डालिया जी से पूछना चाहूंगा। अशोक जी, माइक ऑन करो। अशोक जी माइक ऑन करो। माइक ऑन। हाँ माइक। ओ आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही। हाँ, सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ आ रही है। नमस्कार जी, नमस्कार। कंटिन्यू करें। हाँ, मैं जैसा अभी सन्नी जी ने बताया कि जो हमारी तदर्थ समिति बनी है और जो हमें 6 महीने के अंदर हमारा कार्यकाल है, जो हमें जिम्मेवारी मिली है, उसी के तहत समाज के बीच में जाने का बड़ा अच्छा अनुभव अभी तक हमें मिल रहा है और उसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण हांसी में जिनगर समाज में हमें देखने को मिला। आज श्रीमान ताराचंद जी बागड़ी और हमारे छोटे भाई सन्नी जी जो रोहतक से यहाँ आज जिनगर समाज के बीच में पहुंचे थे, आगामी 6 फरवरी को प्रस्तावित अपना महासम्मेलन के लिए निमंत्रण देने के लिए आज हांसी में पधारे थे और उनका बहुत ही जोरदार अभिनंदन आज समाज के लोगों ने किया और बहुत अच्छा अनुभव भी हमने साझा किया कि कैसे हम इस जो हमारा पिछले 31 सालों से जो हरिद्वार धर्मशाला जो एक व्यक्ति विशेष की पूंजी बनकर रह गई थी, उसको हम समाज को समर्पित करने में और कोने कोने से भारतवर्ष के लोगों को इसमें शामिल करके और इसको एक अच्छी मुकाम पर ले जाने के लिए हमने अपनी सारी बात माननीय ताराचंद जी ने रखी, भाई साहब, और लोगों ने बड़े जोर शोर से इस बात का उत्सुक थे, लोग बड़े जोश में थे, जोशीले थे कि हम 6 तारीख को लगभग सैकड़ों की संख्या में हांसी से लोग इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो उत्साह बड़े देखने योग्य था और बात नरवाना में भी हुई थी, बात तारानगर से भी हुई थी, बात अन्य कोनों में जो भी लुधियाना से भी मिलने वाले लोग हैं, पटियाला से भी मिलने वाले लोग हैं, जलंधर भी हमारी चौहान साहब है, खत्री साहब है, उनसे भी बात हुई थी कि हम बहुत अच्छी संख्या में हरिद्वार पहुंचेंगे और एक अच्छा आगामी इस तदर्थ समिति के माध्यम से जो चुनाव की प्रक्रिया रहेगी, एक अच्छी टीम हमारे बीच में आगामी 6 महीने के अंदर हमारे को देखने को मिलेगी।
जो ही बड़े अच्छे ढंग से इस धर्मशाला का रख रखाव आगे की व्यवस्था संभालेगी। माइक माइक माइक। धन्यवाद अशोक जी। मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करता हुआ मैं अभी हमारे अध्यक्ष श्री ताराचंद जी से पूछना चाहूंगा कि वो आज जैसे समाज में जा रहे हैं तो वो उनको कैसा समाज का रिस्पांस मिल रहा है और समाज उनसे क्या उम्मीद लगाए बैठा है। श्री ताराचंद जी। हेलो। जय हाँ जी हेलो। जय जिनगर जय समाज। अच्छा, मेरा ये है, आज मैं अंशी गया था। अंशी जिनगर समाज में काफी जोश था, काफी होश भी था, काफी लोग खुल के सामने भी आए। वहां से 30-35 आदमी आने की संभावना है। पहली बात तो ये, हमने अपनी बातें विस्तार से रखी, अपनी बातें विस्तार से अशोक जी ने बताई, सनी निर्वाण ने बताई, धनाराम गहलोत ने बताई। उसके आधार पे हमारे को काफी रिस्पांस मिला और अंशी की बिरादरी का बहुत जबरदस्त जोश देख के अपने हौसले बुलंद है। पूरी टीम को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अभी आगे भी जहां जहां हमारी, जैसे हम फतियाबाद भी जाएंगे, सरसा भी जाएंगे, नरवाना भी जाएंगे, इसी टीम के लिए हम 5 तारीख तक हम लोगों से प्रयास करेंगे। और उसके बाद में वहां पे जो अपनी 6 और 7 तारीख की मीटिंग है, उसके लिए हम वहां पे मीटिंग करके आप लोगों का सभी का सहयोग हो। और पूरे भारत वर्ष से आदमी आ रहे हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए, और पूरी चुनाव की और संविधान की मेन मुद्दा है, संविधान का हम चुनाव कैसे कराएं, किस प्रकार होने चाहिए, उसकी चंपालाल जी ने और स्वरूप जी ने बैठ के रूपरेखा बना रहे हैं। उसके बारे में हम 6 तारीख को ही वो घोषणा करेंगे। रही बात ये कि पंजीकरण की बातचीत सनी से, वकील जी से भी हुई थी। सारी बातें अपने को सारे को विश्वास में लेके सनी ने बात भी करी। वो हो जाएगा जी, वो डिस्कशन। हाँ, वो जल्दी हो जाएगा। वो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, और हम ना लोगों को न्योता देने के लिए अशोक जी पहले तो हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार के बाद में हम अगला कदम लुधियाना का होगा। लुधियाना के बाद में पटियाला, जालंधर, ये करने के बाद हम ना आपके पास करीबन 4-5 तारीख को वहां पहुंच जाएंगे हरिद्वार। हमारा अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। अच्छा, मैं आंदोलन चलता है तो उसमें क्या है कि पीले चावल दिए जाते हैं, तो पीले चावल थोड़े बना करके ले जाओ और पीले चावल दो उनको इनविटेशन के। ये कैसा रहेगा नारायण जी? हाँ, अच्छी बात है। हाँ, ये पुराना रीति रिवाज है हमारा आमंत्रण का। नहीं, आंदोलन में भी ये जो गुज्जर आंदोलन वगैरह चलता है ना, इसमें वो पीले चावल दे के आते हैं भी तुम आओ। हाँ जी। थोड़े से बना करके पीले चावल दे के आ जाओ कि आना है जी आपको, बस। बस आपके ताराचंद जी और बना के ले जाके साथ में। हाँ, बस। अभी क्या है जी, हम समाज में थोड़ा सा हम ये बता रहे हैं कि हमारी हिसाब से हम आगे रणनीति है। तो मैं जितने भी हमारे समाज के बंधु हैं उनको हम ये बताना चाह रहे हैं, हम 6 तारीख को, जो 6 और 7 तारीख को जो हमारा महासम्मेलन हो रहा है, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम लगभग हर शहर में जाए। हर शहर का, हर गांव का हम प्रतिनिधि हम चाह रहे हैं। अब मैं पवार साहब आए गए हैं तो मैं पवार साहब से ये पूछना चाहूंगा कि कई लोग कह रहे हैं कि 6-7 तारीख को सम्मेलन होना ही क्यों चाहिए। तो पवार साहब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्यों होना चाहिए, इसका रीजन क्या है। मेरे साथियों, इसमें आप सभी को विदित है कि हमने आपसी समझौते से महेंद्र डालिया के साथ में प्रयास किए थे और 5 सदस्यीय कमेटी अपनी और 5 सदस्यों की कमेटी उनकी बैठ करके दिल्ली में वार्तालाप करके, और इसके अंदर स्वतंत्र जो है निष्पक्ष रूप से लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया और जो चार्ज महेंद्र डालिया जी को दिया हुआ है, तो वो समिति के समक्ष 5 सदस्य उनके और 5 सदस्य अपने और 11वें सदस्य जो नारायण सिंह जी। तो ये जब तय हो गया था तो उसके ऊपर जो ढुलमुल रवैया महेंद्र डालिया जी ने अपनाया
कि हम जो है इसके अंदर जो है वो कोई स्टैंड ही नहीं ले रहा था। कभी एक सदस्य का नाम दे देता, कभी 2, 5 का तो वो नाम ही नहीं दे पाया। और दूसरा वो जो है कोई भी रिकॉर्ड जो है हरिद्वार धर्मशाला से संबंधित हमें दिखाने के लिए समिति के समक्ष तैयार नहीं हुआ। हमने कहा भी हमें केवल आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए, हमें रिकॉर्ड को कोई हम टच नहीं करेंगे, हम रिकॉर्ड अपने कस्टडी में नहीं लेंगे, केवल आप दिखा दो ताकि हमें विश्वास हो जाए कि आपने जो है सारा रिकॉर्ड जो है वो पहलवान जी से प्राप्त कर लिया है, चाहे वो उसकी कैसी भी स्थिति हो, हम उसका कोई परीक्षण नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन उसने जो है रिकॉर्ड दिखाने से बिल्कुल मना कर दिया और हठधर्मिता जो है वो महेंद्र डालिया जी ने अपनाई। बीच में इसके अंदर अपने किशोरी लाल जी निर्माण लुधियाना ने भी इंटरफेरेंस किया, भी आपको क्या दिक्कत है, कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है, और कमेटी को जो है जब तक चुनाव नहीं हो जाए तब तक जो है तदर्थ रूप से दोनों जो बराबर समान रूप से कमेटी है वो जो है हरिद्वार धर्मशाला का चार्ज ले ले। अन्यथा आज भी जो है वो हरिद्वार धर्मशाला का चार्ज जो है वो पहलवान के पास ही है, क्योंकि अभी तक उसके व्यक्तिगत अकाउंट के अंदर पैसा जमा हो रहा है और वहां महाकुंभ का मेला है जिसमें लाखों रुपए की कमाई होगी। और अभी तक महेंद्र डालिया ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी है कि वो जा करके उसका चार्ज लेता, चाहे उसका अपॉइंटमेंट जो है वो इलीगल है, असंवैधानिक है, क्योंकि वो कार्यकारिणी का मेंबर नहीं होते हुए भी उसको जो है रामरतन डालिया ने जो है अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। वो कोई राष्ट्रपति नहीं है जो हर दिन जो है अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। उससे पहले उसने जो कार्यकारिणी बनाई थी उसके अंदर जो है महेंद्र डालिया ना ही कोई पदाधिकारी है ना ही कार्यकारिणी का सदस्य है। तो असंवैधानिक रूप से इवन जो है महेंद्र डालिया को नियुक्त किया हुआ है। फिर भी हमने महेंद्र डालिया जी को समझाया कि आप कम से कम उस धर्मशाला को अपनी कस्टडी में लें, और इसका सबसे बढ़िया फार्मूला यही है कि 5 सदस्य आपके और 5 सदस्य हमारे और एक इंडिपेंडेंट जो है वो नारायण सिंह जी चाहल इसके अंदर हो जाए, और वो जाकर के धर्मशाला का जो है पूरा चार्ज ले ले और इलेक्शन की जो है वो डेट आपसी सहमति के अंदर जो है घोषित कर दें और इसका विधिवत जो है वो चुनाव हो जाए। उसके बाद में रिकॉर्ड जो है वो पूरा हैंड ओवर कर दिया जाए। तो इसके ऊपर उसने बिल्कुल असहमति प्रकट की और वो बिल्कुल ही असक्षम रहा कि उसकी कमेटी के सदस्य कौन है। पहले तो उसने हमें गुमराह किया कि मेरे सदस्य आ गए हैं, आप आ जाओ। जब हम गए तो वहां पर केवल एक अकेला व्यक्ति था, वहां पर कोई अन्य सदस्य नहीं थे। तब उसने हमने पूछा भी आपकी कमेटी कहाँ है, तो उसने कहा कि साहब लुधियाना के अंदर डेथ हो गई है किसी की, इसलिए वो नहीं आए। हमने कहा भी डेथ हो गई है तो केवल एक सदस्य के परिवार में डेथ हुई है, बाकी 4 तो आने चाहिए थे। फिर उन्होंने ढुलमुल यही बात कर दी। फिर भी हमने वार्तालाप जो है उसमें कोई डेडलॉक नहीं आने दिया और हमने वार्तालाप जारी रखी कि ये कैसे न कैसे जो जिनगर समाज का जो प्रकरण है जो 31 साल से लंबित है इसका समाधान हो जाए। लेकिन महेंद्र डालिया जी के अड़ियल रवैये के कारण और बार बार में उनका बैठक से उठ करके बाहर जाना और बार बार में पता नहीं किस व्यक्ति से वो बात कर रहे थे और उनके निर्देशानुसार जो है वो काम कर रहे थे। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो है रिमोट के कंट्रोल के द्वारा एक तरह से नियंत्रित थे और बाहर से जो संदेश आता था उसी के मुताबिक कार्य करते थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा महेंद्र डालिया ने कि जो 6 और 7 फरवरी को जो सम्मेलन हो रहा है उसको आप रद्द कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, अन्य डेट फिक्स कर लो। फिर हमने अन्य डेट जो है 21 फरवरी की निश्चित की और वो मान भी गए। लेकिन जब वो बाहर जाकर के टेलीफोन पर बात करके आए तो उसके बाद में आते ही नट गए और कहने लगे साहब 21 फरवरी को हम ये कोई सम्मेलन नहीं करेंगे और ना ही वो 5 आदमी के नाम देश के। इसलिए मेरे को लगता है कि महेंद्र डालिया जो है वो बिल्कुल ही असक्षम व्यक्ति है और वो जो है किसी की कठपुतली बना हुआ है और वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल्ड है, उसके बस में कोई बात नहीं है और वो जो है अपने विचार और अपने सिद्धांत जो है बार बार बदल रहा है। उसकी किसी भी बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। थैंक यू सर, थैंक यू आपकी हाँ। इनपुट देने के लिए। अब मैं रतन आसरी जी से पूछना चाहूंगा सर,
जैसा कि आपको पता ही है कि ये चीज़ चल रही है और पीछे आप उस तरफ गंगानगर और अबोर साइड में हैं, तो वहाँ पे किस हिसाब से लोगों का रिव्यू है, किस हिसाब से लोगों का माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा अवगत कराइए। रतन जी अनम्यूट कीजिए रतन जी। अब हाँ जी, हाँ जी। रतन जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हेलो, बताइए सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, आवाज़ आ रही है। आ गई आवाज? हाँ हाँ आ जी, हाँ रही जी, आ आ रही रही है। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ रही है। नमस्कार। आगे आगे हाँ चलिए, बोलिए बताइए। हेलो। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए आप। हाँ हाँ, अभी मैं यहाँ फाजिलका, अबोहर, गंगानगर, विजयनगर, डब्बावाली और सूरतगढ़, इन सभी के एरिया के लोगों से मेरी फोन पर बातचीत हुई है। सभी बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। सभी अपना अपना बता रहे हैं कि 6 जैसे भी कहोगे, 5 5 10 आदमी हम जरूर मतलब वहां पहुंचेंगे। और वो इतना खुश है कि अभी वाकई किसी समाज ने कोई अपना वहां सम्मेलन रखा है और उसके अंदर हाजिरी ना दे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लगातार मैं उनके संपर्क में हूँ, उनसे लगातार शाम को मेरी डेली बात होती है और उनको हर तरह आसिरी साहब रेंज में नहीं है, शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। हम आगे इसकी तरफ बढ़ते हैं। मैं नारायण जी और पवार साहब से ये आप डिस्कशन शुरू करवाना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा बताया जाए कि किस तरह का संविधान हम लेंगे और किस तरह के संविधान हम लेंगे, थोड़ा-सा छोटा-सा एक प्रारूप बताया जाए ताकि लोगों के जो मन में संशय हैं थोड़े बहुत, वो थोड़े दूर किए जा सकें और किस तरह से चुनाव की प्रक्रिया हम सोच रहे हैं, वो थोड़ी-सी एक बताई जा सके, जो आज का मेन टॉपिक है। नारायण सर, शुरुआत आपसे करेंगे। अनम्यूट सर, अनम्यूट, प्लीज़ अनम्यूट। हाँ नारायण जी शुरू करो। नारायण जी माइक माइक अनम्यूट करो आप। हो रहा है सर, वो वही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। टिक्कम जी भी आ गए। सर आप शुरू करो, नारायण जी आते हैं जब तक। कुमार साहब आप शुरू करो। इसमें मेरा निवेदन है कि अपने आज वकील से बात की थी, तो उसमें प्रशांत राजपूत नाम का एक वकील है। तो उसने बताया कि भाई साहब इसके अंदर जो है आप पुरानी जो अपनी संस्था थी। सर एक सेकंड, हम सिर्फ इस पे चल रहे हैं कि जो चुनाव किस हिसाब से करेंगे, चुनाव की प्रणाली क्या होगी करने की, हम उस पे चल रहे हैं सर। तो हाँ, उसमें तो इस मैं पे चुनाव चलते के बारे में ये बता रहा हूँ भाई, जी। चुनाव के अंदर तो अपने को एक चुनाव आयोग का गठन करना पड़ेगा और अपने समाज में कई भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्र के अधिकारी रिटायर्ड हैं, कई आईआरएस हैं। तो उनमें से उनको चुनाव आयोग बना करके और उनको पावर दे करके और जो है वो बूथ वगैरह जो है डिफरेंट स्थान के ऊपर अगर मेंबरशिप अभियान चलेगा, अभी कितने मेंबर बनेंगे, तो उसमें संख्या को निर्धारित करके जो भी वो वाजिब समझते हैं कि यहाँ पर बूथ लगाने की आवश्यकता है, तो उन शहरों में बूथ लगाए। अन्यथा जो है हरिद्वार के अंदर जो है वो चुनाव करवाए। उससे पहले मेंबरशिप का पूरा अभियान चलाना पड़ेगा। जो मेंबर बन जाएंगे उनको आइडेंटिटी कार्ड इश्यू किए जाएंगे और फिर टोटल संख्या कितने वोटर की होती है और कौन कौन से स्थान के कितने कितने जो है अपनी मेंबरशिप है, तो उसके ऊपर जो है निर्वाचन आयोग जो है वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर के और वहाँ
बूथ कायम करने के आदेश निकालेंगे और आदेश निकालने के पश्चात में डेट फिक्स करके और वहां पर जो है वो चुनाव करवाएंगे। जी सर। हाँ। मैं अब आगे इसी चीज पे नारायण जी से कंटिन्यू करना चाहूंगा सर। जैसा कि संविधान के बारे में लोगों का काफी संशय है कि किस तरह का संविधान होना चाहिए, तो मोटी मोटी मूल रूप से जो बातें हैं वो थोड़ा आप लोगों को थोड़ा बताएं ताकि लोगों को विश्वास है कि इस तरह का संविधान होना ज्यादा जरूरी है। हमने ये पूरी कमेटी ने कोशिश की है कि इसमें सभी जितने भी हमारे डिफरेंट लोग हैं वो सभी इस समिति से जुड़े। चुनाव प्रक्रिया में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हर मेंबर उससे चुनाव के मेंबरशिप ले और मेंबर जो जुड़ेगा, जो मेंबरशिप लेगा, उसे ही केवल मतदान का अधिकार हो। सर अपने को ना हेलो। हाँ हाँ। तो इसके लिए मेंबरशिप फीस रखी गई है। उसके बाद जो एक पूरा समय दिया जाएगा जिस दौरान सभी मेंबर के अपनी मेंबरशिप फीस जमा करके मेंबर बनेंगे। उस मेंबरशिप की एक फाइनल लिस्ट बनेगी। उस लिस्ट को हम पूरे वेबसाइट पे जारी करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू माध्यम से हम जारी करेंगे कि भाई ये फाइनल लिस्ट है। फिर एक चुनाव आयोग बनेगा, जो सूची है उस चुनाव आयोग को हम दे देंगे कि भाई ये जितने भी मेंबर्स है, ये वैलिड मेंबर्स है, इनके थ्रू आप चुनाव कराइए। वो जो चुनाव समिति होगी वो पूरा चुनाव को संपन्न करेगी और जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट आएगा वो हमारा एक मान्य कैंडिडेट होगा। जी 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 चितारा जी, मैं ये पूछ रहा था सर कि जैसे हम संविधान में हमने जो शुरुआत में लोगों के मन में डाउट था कि अभी भी इस बार भी जो एक बार प्रधान बन गए हैं वो शायद लंबे समय तक वो ही रहेंगे, तो उसके संशय मिटाने के लिए हमने कौन से मूल चूल जो परिवर्तन है संविधान में वो क्या किए हैं हमने? साथियों कि हमारा जो संविधान जो पहले जो 84 में बना था और अब जो उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट ऐसे हमने किए हैं, क्रांतिकारी अमेंडमेंट किए हैं, जिनकी वजह से कोई भी इस हमारी राष्ट्रीय धरोहर के ऊपर आजीवन काबिज नहीं रह सकता। एक बार इस पहले तो चुनाव 3 पदों के लिए होगा, प्रधान का कह दो या अध्यक्ष कह दो, उसके बाद में जो है महामंत्री कह दो, ठीक है महामंत्री है, तीसरा कोषाध्यक्ष, 3 पदों के लिए चुनाव होगा और तीनों पदों के लिए चुनाव में भाग लेने वाले को जो है 2100 रुपए की शुल्क जो सर है 21 महामंत्री और महासचिव महासचिव सॉरी महासचिव हाँ, जो सभी हाँ वो होगा, वो 21,000 रुपए की रसीद जो कटाएगा वो तभी तीनों पदों के लिए फॉर्म भर सकेगा। नंबर वन ये तीनों पदाधिकारी एक बार चुन जाने के बाद में 3 साल तक फिर आगे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। 3 साल का बीच में कूलिंग पीरियड होगा, वो अगले फिर 6 साल बाद में मतलब कोई चुनाव लड़ सकेंगे। इस प्रकार का ये प्रावधान जोधपुर की जिनगर महासभा में भी है और इस प्रकार से हमने ये प्रावधान जो है अपने इस संविधान में भी करने का सोचा है, जिसका अनुमोदन हम आपसे लेंगे, जो कि हम 6 तारीख को जो अधिवेशन जो हो रहा है। इसमें सदस्यता के बारे में भी मैं थोड़ा बात बता दूं आपको। इसमें हमारे 3 तरह के सदस्य होंगे। एक साधारण सदस्य है, साधारण सदस्य वो व्यक्ति है जिसको वोट का अधिकार होगा और वो उसका वोट का अधिकार, क्योंकि ये जो भी अध्यक्ष चुना जाएगा उसका कार्यकाल 3 साल का होगा, तो 3 साल का कार्यकाल होने की वजह से पुराने समय में जो पुराना संविधान था आज से 40 साल 45 साल पहले का, उसमें 5 रुपए प्रवेश शुल्क और 5 रुपए सदस्यता शुल्क रखी गई थी। अब हमने इसको महंगाई और पूरे चीजों को देखते हुए हमने 1100 रुपए 3 साल का साधारण सदस्यता शुल्क रखा है। 3 साल के लिए वो वैलिड होगा, उसको वोटर आई कार्ड मिलेगा, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। दूसरे तरह के साधारण सदस्य के अलावा आजीवन सदस्य होंगे, वो जो क्योंकि आपको पता है कि इतनी बड़ी संस्था है और हम सब चाहते हैं कि जो है धर्मशाला में सुविधाजनक स्थिति हो, बढ़िया सोफे हो, एसी हो और जो है होटलों की तरह हमारी धर्मशाला चमके, तो उसके लिए फंड चाहिए। तो फंड चलने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें जो दानदाता हमारे सदस्य है वो खुद सक्षम हो। तो इसलिए हमने आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वो 11,000 रुपए रखा है।
कि 11,000 रुपए देके कोई भी सदस्य आजीवन जो है सदस्य बन सकता है। ठीक है। फिर बात आई कि हमारे जो पुराने संस्थापक सदस्य थे, जिन्होंने आज से 40 साल पहले 5-5 हजार रुपए से ज्यादा का चंदा देकर इस धर्मशाला को खरीदा, निर्माण कराया, निर्माण करा के कमरे भी बनवाए, तो उस वक्त भी 5,000 की कीमत भी आज 50,000 के से भी ज्यादा है। तो ऐसे उनका भी बहुत बड़ा योगदान को देखते हुए उनको भी विशेष जो है आजीवन सदस्य माना जाएगा। तो उनके परिवारों में से एक व्यक्ति को 5100 रुपए फीस लेके उनको भी जो है आजीवन सदस्य बनाया जाएगा। और चुनाव लड़ने का अधिकार जो है वो आप सब लोगों की सहमति से तय होगा, लेकिन अभी तक मोटा मोटा है कि जो आजीवन सदस्य है, क्योंकि जिसका पैसा लगता है वो रुचि लेता है, तो उसको जो है वैसे लोगों को ही, जो सक्षम लोगों को, समर्थ लोगों को जो है ऐसे 3 पदों के ऊपर लड़ा जाए, तो वो लोग जो है आजीवन सदस्य जो होंगे वही जो है चुनाव, तीनों पदों के लिए चुनाव लड़ सकेंगे। बाकी पदों के लिए चयन है वो साधारण सदस्यों में से भी हो सकता है, और जो वो कैबिनेट जो है मिलके चुनाव तय करेगी। ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसमें एक पवार साहब कुछ ऐड कर रहे हैं। जी सर। मैं को नारायण जी कोई डाउट हो अपने को तो अपन क्लियर कर लें, बाकी तो आम सभा में ये जाएगा, पढ़ के सुनाया जाएगा, लोगों के क्या विचार आएंगे, उसमें कोई अमेंडमेंट आते हैं अपन सही समझते हैं तो वो इसमें जोड़ा जाएगा। आप बताओ कोई आपके माइंड में कुछ आ रहा हो। सर मैं एक मेरे पास में थोड़ा सा वो था कि समाज के कुछ बंधु कह रहे थे कि चूंकि समाज की धर्मशाला जो बनाई गई थी वो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग थे डालिया जी या टोपन राम जी, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, जो 5-6 लोग थे जो फाउंडर थे। तो उनका भी, क्योंकि कभी उनको याद नहीं किया गया, इन 32 सालों में तो कभी याद नहीं किया गया। तो एक लोगों का एक था कि कम से कम जब हम 6-7 तारीख को सम्मेलन कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर याद किया जाए। बिल्कुल, उनको जो है श्रद्धांजलि जो है, जो गुजर गए हैं ना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और उसमें कोई व्यक्ति जीवित है और वहां आता है तो उसको जो है अपन सम्मानित करेंगे, जी। माला वगैरह पहना करके और पूरा जी। प्रॉपर उसका नाम बोल करके उसको सम्मानित करेंगे वहां पर। जी। ठीक। हाँ, जी। उनको जो है, उनको दूसरे जो साधारण गेंदे फूल की बजाय जो है लाल फूल की नारायण माला सिंह जी पहना बोल देंगे। रहे हैं। जी। हाँ, नारायण सिंह जी आप बताओ। क्या है कि 2 टर्म में जी बताइए। कुछ लोगों का सुझाव मेरे पास आया है कि हमें जो है इसकी 2 टर्म से ज्यादा के फ्रीज कर देनी चाहिए और कुछ एज बार लगाना चाहिए 75 साल का। ये लोगों का सुझाव आया है मेरे पास। बहुत अच्छी बढ़िया बात सुझाव है, बहुत बढ़िया अच्छा सुझाव। कि 2 टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो किसी की भी, मतलब तीनों पोस्ट में केवल 2 टर्म, कोई भी 2 टर्म उसके पास हो, और एक उसकी एज बार। तो ये सुझाव है, हम इस पे विचार कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। एक मैं टिकम दास जी से अभी पूछना चाहूंगा सर, जैसे कि हमने इस समिति के अंदर जो हम सोच रहे हैं कि जैसे 3 साल का गैप के लिए, और हम डिस्कशन कर ही रहे थे, जो महासभा ने अभी करा हुआ है, तो महासभा का कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस चीज में, वो थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि चूंकि आपने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया और आपने दोबारा इलेक्शन भी कराए हैं, तो इसका इम्प्लीमेंट कैसा रहा है? देखिए, मेरे जो कार्यकाल 3 साल का अब नहीं था, एक्चुअल में 2 साल का ही था, और हमने पहले ही संविधान में 5 साल के लिए ऐसा रखा था कि भी 5 साल तक एक बार जो अध्यक्ष रहेगा, दोबारा 5 साल के बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। 3 साल का नहीं था, 5 साल का था, और 2 साल का ही कार्यकाल रहेगा। लेकिन अब उसको बढ़ा के हम 3 साल कर रहे हैं, ऐसा संशोधन किया जाएगा संविधान में। और जहां तक मेरा जहां तक मेरा विचार है, बहुत ही अच्छे से अगर 3 साल भी कर दे तो बहुत अच्छे से कोई भी व्यक्ति इसको चला सकता है। और रहा हरिद्वार का है मसला, तो हरिद्वार में तो और अच्छे से 3 साल के लिए चला सकता है, और 3 साल के बाद उसको वापस 3 साल का ब्रेक दे करके
6 साल के बाद वापस वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, ऐसा प्रावधान जैसा अभी चंपालाल जी ने बताया वो बहुत अच्छा है। उसमें क्या है कि दूसरे को भी मौका मिलेगा, तीसरों को मौका मिलेगा, और अगर 5 साल करते हैं तो और भी अच्छा है, ऐसा बहुत मेरा बढ़िया सर, सुझाव है। बहुत बढ़िया। सर मैं ये कह रहा था कि आपके रिस्पॉन्स है सारे समाज का। मेरी लगातार बातचीत जारी हो रही है शाम के शाम डेली, और उनको यहाँ आने के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ, और आगे से क्या नाम, उनको मैं यहाँ रहने की, खाने की, पीने की जो व्यवस्था है वो उनको समझा रहा हूँ। जैसा अपना प्रोग्राम है भाई, रहने का, खाने का, आने जाने का, मतलब जो पूछते हैं, कई बार कोई आदमी नहीं आया होता, उसको रास्ता भी बता रहे हैं, अभी ऐसे जाना है, बिल्कुल बिल्कुल वहां बिल्कुल रुकना है, क्या करना है क्या नहीं। अच्छा, उसके जी बाद जी जी बाकी बात रही चंदे की या पैसे की है, वो भी उनको वो मैं बात मतलब रूटीन बिल्कुल में लाके बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जितने बिल्कुल भी होगा, मेरे को लिंक आ गया, अभी वो नंबर आ गया है इनका, चितारा जी ने भेजा अभी नंबर, तो जी 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 वो जी उस जी खाते के अंदर मैं जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे, जी तो जी मैं जी जी कोशिश करूंगा 1-2-4 दिनों के अंदर ही अंदर जितना पैसा जी निकलेगा जी उतना निकलवाऊंगा एक बार, फिर उसके बाद दोबारा टर्न फिर भेज दूंगा। जी जी बाकी जी जी उत्साह तो है, यहाँ उत्साह काफी है, सभी आने को तैयार है, पर वो भी कह रहे हैं कि यार काफी दूर दिन बहुत पड़े हैं, अभी 8-10 दिन पड़े हैं, 15 दिन, तो वो कह रहे हैं कि अभी जाने को तो तैयारी मेरी उस वक्त आज वो 2 कहते हैं, कल को वो 6 भी होते हैं तैयार, ये नहीं जी जरूरी। जी अब 6 बता देते हैं तो क्या जाएंगे तो क्या 2 ही, लेकिन वो मौके के ऊपर होगा, जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे वो उतने जी आदमी जी जी वहां पहुंचेंगे। जी अभी जी मैंने आपको लिस्ट भेजी है, वो हाँ सारे अनूपगढ़, बिल्कुल बिल्कुल विजयनगर सभी से मैंने 7-8 कल आदमी का आपने संपर्क लिस्ट किया था। भेजी है बिल्कुल। तो अनूपगढ़, कुल सूरतगढ़, मिला के बहुत बहुत डब्बावाड़ी, जोश है। सभी जगह से संपर्क किया था, सभी ने यस बोला है कि अभी हाँ जरूर पहुंचेंगे। मटीली से डन भी डन 8-10 आदमी तैयार हो रहे हैं, सादुल शहर से, डन वो भी बहुत वहां बढ़िया सर, तैयार हो रहे हैं पहुंचने के लिए। तो अच्छा बहुत बढ़िया। रिस्पांस मिल रहा है समाज का, और वो तो कह रहे हैं कि भी इसको अभी तक पकड़वाया क्यों नहीं आप। चलो वो तो कार्रवाई बाद की करेंगे, पहले एक बार जो अपना इनका चार्ज ले लें धर्मशाला के, फिर बाद में हाँ बात मैं करेंगे वो तो। ये भी बात मैं तो कह पवार नहीं, साहब से पूछ रहा हूँ, पवार साहब से ये भी बात मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। पवार साहब, कई कई लोगों का ये है कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करी गई अभी तक? देखो, इसमें अपने जिला कलेक्टर को ज्ञापन जो है वो दे दिया था, काफी आदमी इकट्ठे होकर के गए थे, और पुलिस कलेक्टर को भी ने कॉपी दी। इसकी जांच हेतु जो है ना वो एसडीएम को मार्क कर दिया था। तो एसडीएम इसमें जांच करेगा और इसमें वो देखेगा सारे रिकॉर्ड वगैरह, और उसको पहलवान, क्योंकि ये दोनों तरफ सुनना भी पड़ता है उनको, तो वो जी उसको जी सुनेगा। आज की तारीख में स्थिति चेंज हो गई है, वो चेंज हो गया है, तो उसकी जगह अब महेंद्र डालिया को जो है वो उनको अपन बताएंगे भी, ये तो अब महेंद्र डालिया को बना दिया है, वो तो रिजाइन दे करके गया चला है, तो वो फिर नोटिस जो महेंद्र डालिया को दिया जाएगा। और कोई इसमें आपराधिक प्रकरण बनता है तो इसमें एफआईआर दर्ज होगी, और इसमें जितने भी उसके कार्यकारिणी के या पदाधिकारी है उनके ऊपर भी एफआईआर होगी। एफआईआर क्यों होगी? देखो, इस धर्मशाला के अंदर ये बहुत ही दुख की बात है कि पिछले 31 साल में जो समिति द्वार धर्मशाला की समिति बनी थी वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। 5 साल के बाद में उसका अस्तित्व अपने आप ही खत्म हो गया था, क्योंकि वो अस्थायी रूप से 5 साल के लिए बनी थी। और उसके बाद में राम रतन डालिया जी ने अपने नाम से खाता खुलवा करके और इसको संचालन किया है। उसमें ना किसी ट्रेजरर के दस्तखत हैं, ना जनरल सेक्रेटरी के दस्तखत हैं, और जो उनके कार्यकारिणी के अंदर जो मेंबर थे उनका कभी भी जो है कोई बैठक नहीं बुलाई, ना ही कोई उनका सम्मेलन हरिद्वार में आयोजित किया, ना ही कहीं अन्य जगह पर किया। जब संघर्ष समिति ने उनके विरुद्ध में आंदोलन चलाया तो उसने ऑल ऑफ सडन जो है वो बैठक करके जितने भी पुराने मेंबर थे जो 30-31 साल तक मेंबर रहे उनको जो है अपने मतलब जो कलम चला करके और एक दिन के अंदर हटा दिया, और नई कार्यकारिणी और नए पदाधिकारियों का बोर्ड जो है वहां पर जो है द्वार धर्मशाला में लगा दिया। और फिर ऑल ऑफ सडन 10 तारीख को जो है उन्होंने
जो है वो इसको महेंद्र डालिया को जो है फिर अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जो कार्य उनकी कार्यकारिणी में भी नहीं था। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये टोटली असंवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसको ये समाज जो है, जिनका समाज किसी भी स्थिति में जो है वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए हम भी इसके पीछे पड़े हैं और 5 और 6 तारीख को जो सम्मेलन होगा, 6 और उसके 7 अंदर ये समाज के अंदर जो आक्रोश है वो अपने विचार व्यक्त करेंगे भी, समाज कितना उद्वेलित है पिछले 31 सालों में, और आज भी वो हठधर्मिता अपनाते हुए अपना एक डमी व्यक्ति जो है वो नियुक्त कर लिया है, जो किसी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो चाल चरित्र भी समाज को जो है वो उजागर किया जाए कि ये व्यक्ति कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, ये रिमोट कंट्रोल से संचालित है। तो ऐसे व्यक्ति को चार्ज देने से कोई मीनिंग नहीं है। डन है सर, डन है। अभी मेरे पास में जैसे मैं 6 और 7 का है सम्मेलन, 6 और 7 का है। जैसे मैं आज वेबिनार कर रहा था, काफी लोगों का मेरे पास में ये सजेशन आया था, और कम से मतलब मेजर सजेशन यही आया था। एक तो यही कि संविधान किस हिसाब से होगा, उसके लिए काफी लोगों ने पूछा था, और एक लोगों का ये सजेशन आया था कि हम अल्टरनेट डेज पे जब तक सम्मेलन चले, जब तक ये वेबिनार करा जाए, तो क्योंकि चूंकि लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। सो मेरा ये विचार है, और हम ये कोशिश करेंगे कि जैसे आज हमने कर लिया, तो हम परसों इस वेबिनार को, चाहे जैसे आज हमने 50 मिनट का करा है, तो परसों भी हम ये सोचेंगे, हम ट्राई करेंगे कि हम 50 मिनट का नहीं तो 30 मिनट का ही सही, हम शॉर्ट में एक वेबिनार करेंगे, ताकि हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ताकि समाज को, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम समाज को अवगत कराएं, जो भी चल रही है प्रक्रिया, वो पूरे समाज को पता होनी चाहिए। देखो, जो समिति बनी है, ये समाज की समिति बनी है, और लोकतांत्रिक तरीके से ही इसके चुनाव होंगे, और संविधान भी इसकी तरह से अनुमोदन से पास होगा। तो आज की इस वेबिनार को मैं यहीं पे खत्म करते हुए, और सभी बंधुओं से मैं इच्छा करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।